प्रणाम साथियों। कल 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने लोकसभा में कहा था कि मैं अकेला सब पे भारी हूं, उनकी इस ऐंठन को देश की मतदाताओं ने, देश के महान मतदाताओं ने उन्हें 340 पे लाके, हालांकि अगर ईमानदारी पूर्वक चुनाव हुए रहते, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, बांसगांव और तमाम क्षेत्र पे यदि प्रशासन का जोर ना होता तो वो 340 भी नीचे, निश्चित रूप से नीचे रहता। खैर, जिस भी तरह से अब आ गया 240 तो आ ही गया। लेकिन इनके 240 पे आने के बाद जो एक अकेला सब पर भारी ने एक झटके में मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार से उन्हें एनडीए पे ला दिया। यदि इंडिया घटक दल का, इंडिया गठबंधन नहीं बना होता तो जो चुनाव से पहले आनन फानन में एनडीए का बैठक बुलाई गई, यदि वो बैठक ना बुलाई गई होती तो आज 2 कार्यकाल पूरा होने के बाद 10 साल बाद उनके जुबान से एनडीए शब्द सुनाई पड़ता। वो तो इंडिया गठबंधन बना तो उन्होंने आनन फानन में 30 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों को बुला के एक बैठक कर लिया था, जिसमें कई तो पार्टी ऐसे थी जिनके एक भी सांसद नहीं थे, और उनमें सबसे बड़ा घटक दल जनता दल यूनाइटेड था। और कैसे पहले विच्छेद हुआ संबंध, फिर दोबारा नीतीश कुमार उसमें आए, वो एक अलग प्रकरण है। तो जनता की ताकत का पहली बार उन्हें एहसास हुआ है। लेकिन उसमें भी एक झोल है साथियों। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए सीधे एनडीए संसदीय दल की बैठक बुला लिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। उन्हें आशंका था कि यदि भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक बुलाई जाएगी तो हो सकता है कोई दूसरा प्रत्याशी बाहर निकल के आ जाए, मजबूती के साथ खड़ा हो जाए और उनके दावेदारी को चुनौती दे दे। यहाँ तक कि एनडीए गठबंधन, एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। उसमें उनके पार्टी के वरिष्ठ सांसद और सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस वाले पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नागपुर से आते हैं और संघ से जिनका बड़ा अच्छा संबंध है, संघ की बैकिंग है, वो तो उनके स्वागत में, सम्मान में जब सभी सदस्य खड़े हो गए थे, वो खड़े तक नहीं हुए। खैर, अब तो कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की
शपथ वो ले लेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसी के साथ हम उनके पुराने किए गए वादों को दोहराना चाहते हैं और हमें आशा तो नहीं है अब कि वो पूरा कर पाएंगे, इसे करेंगे, क्योंकि उनकी नियति ऐसी नहीं है। फिर भी जो वो वादा किए थे पहली बार कि काला धन लाएंगे, आशा करता हूँ जो पिछले 2 बार में नहीं आया, तीसरी बार वो काला धन जरूर लाएंगे और शपथ ग्रहण के साथ ही वे देशवासियों को अवगत कराएंगे कि उनके सत्ता में 2014 में आने के वक्त कितना काला धन विदेशी बैंकों में, स्विस बैंक में जमा था, और आज 10 साल बाद जब वो तीसरी बार शपथ ले चुके हैं तो कितने भारतीयों का कितना काला धन स्विस बैंक में जमा है इन 10 सालों में। 10 साल से ज़्यादा समय हो जाएगा क्योंकि ये जून में उनका शपथ ग्रहण हो रहा है, पिछली बार मई में ही हुआ था। तो इन वर्षों में, इतने समय में कितना काला धन विदेशी बैंकों में भारतीयों का बढ़ा, इसके बारे में देशवासियों को अवगत कराएंगे। और न सिर्फ अवगत कराएंगे बल्कि पाई पाई भारत में उस काले धन को वापस ले आएंगे। उन्होंने कहा था दूसरी बात, किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे। हालांकि किसान संगठनों का, हम जैसे लोगों का ये मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे, कानूनन गारंटी दे, और ये अगर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनसे आशा अपेक्षा नहीं है, किसानों को फिर संघर्ष करना पड़ेगा, फिर से सड़कों पे उतरना पड़ेगा यदि इनकी सरकार लंबे समय तक रहेगी। और हम तो किसानों का धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि उनके संघर्षों की वजह से ही आज इतनी सीटें कम आई हैं, 63 सीटें कम आई हैं, तमाम धांधली और बेईमानी करने के बावजूद। तो यदि एमएसपी की गारंटी नहीं देते तो कम से कम इनका वादा जो था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उस पे इन्हें त्वरित गति से काम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, पिछले 10 सालों में ये नहीं कर पाए। हालांकि मुझे इस बात की कोई विश्वास नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है कि वो हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। फिर भी मैं उन्हें याद दिला देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा कहा था और इस पे उन्हें अमल करना चाहिए। साथियों, ये तो आधार के खिलाफ थे। आधार व्यक्ति की निजता का हरण करता है और हर एक जगहों पे आधार जरूरी कर दिया गया। तो जो ये सत्ता से में आने से पहले विरोध में थे, तो ये दोबारा आधार की अनिवार्यता हर जगहों पे समाप्त करेंगे और आधार के लिए लोगों को
मजबूर नहीं किया जाएगा। हम ये आशा करते हैं कि जो पिछले 10 सालों में भारत का कर्ज 50 लाख करोड़ से बढ़ के 3 गुना बढ़ के 200 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया, और जिसके ब्याज की अदायगी में भारत के बजट का लगभग 25% रुपया सिर्फ ब्याज अदायगी में समाप्त होता है। नरेंद्र मोदी जी भारत के कर्ज को समाप्त कर देंगे या उस स्तर पर ले आएंगे जिस स्तर पर 2014 में था। साथ ही ये बार बार कहा करते थे कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का शासन गिरा हुआ। नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम आशा करते हैं कि रुपया मजबूत होगा, और तभी हम मानेंगे इनका डंका विदेशों में भी बजता है। जिनके रुपया कमज़ोर होता हो, जिन पे ब्याज का कर्ज का सीमा बढ़ता जा रहा हो और ब्याज जिनके बजट का 1/4 भाग हो, उनका डंका विदेश में कैसे बजता होगा। ये एक कमज़ोर दिमाग वाले लोगों के लिए ये कहावत हो सकता है, वास्तविकता नहीं। और यदि विदेश में वाकई में डंका बजवाना है तो कम से कम ये 2 काम तो करना ही पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को। और ये जो बार बार कहा करते थे लोकल को वोकल बनाने की, लेकिन हर फील्ड में, हर क्षेत्र में इन्होंने विदेशियों को घुसा दिया। रिटेल में विदेशी निवेशक को घुसा दिया, रिटेल क्षेत्र में, जो कि सत्ता में आने से पहले विरोध करते थे। ये कैसे लोकल वोकल होगा और आत्मनिर्भरता होगी, ये समझ में नहीं आया मोदी जी। यदि वाकई में लोकल को वोकल बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो कम से कम रिटेल क्षेत्र में विदेशी पूंजी को, विदेशी कंपनियों को बाहर निकालना होगा, वरना ये भारत की जनता में की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। मोदी जी, हम मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भी आशा करते हैं कि सेंगर बृजभूषण शरण सिंह जैसे कांड आगे नहीं होंगे। हम आशा करते हैं कि उन्होंने संविधान को माथे पे तो लगाया, लेकिन अपने उस पहले कार्यकाल में जब वो संसद भवन में घुसे थे और जिसमें माथा टेका था, और बाद में उस संसद भवन को ही बेकार साबित कर दिया और नया संसद भवन बन गया। और हम आशा करते हैं कि यदि उन्होंने संविधान को माथे से लगाया है तो संविधान में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी, संविधान के मूल भावनाओं से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी। संविधान के उद्देशिका से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी, हम ये आशा करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भारत में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए वाकई में गंभीरतापूर्वक कोई काम करेंगे। हम आशा करते हैं कि वो
आगे से बूचड़ खानों से गौ हत्या जिन स्लॉटर हाउस में होता हो वहाँ से कम ये चंदा नहीं लेंगे। हम आशा करते हैं कि चंदा दो धंधा लो वाली बात हम आशा करते हैं कि चंदा दो धंधा लो आगे से नहीं होगा, वसूली नहीं होगी कंपनियों से और ठेका देने में रिश्वतखोरी नहीं होगी और योग्य कंपनियों को ही ठेका मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि ये छोटी पार्टियों को तोड़ने खाने का काम, अलोकतांत्रिक काम ये नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, ये सिर्फ मेरा आशा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने होगा। और तमाम राजनीतिक पंडित तो ये कह रहे हैं कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, 2-4 महीना 6 महीना चलेगी और मध्यावधि चुनाव, या तो मध्यावधि चुनाव होंगे या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और इसलिए देश का भला चाहने वालों के लिए विश्राम का समय नहीं है। वो जैसे पहले जागरूकता फैलाए, अभी भी जागरूकता फैलाते रहना है और इनके लूट के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनके द्वेष वाली राजनीति के खिलाफ जनता को संघर्ष करना ही पड़ेगा। और मैं पहले ही बताया था, ये चुनाव जनता लड़ रही है। राजनीतिक पार्टियों में इतना गट्स, इतना कुव्वत नहीं बचा हुआ था कि नरेंद्र मोदी को परास्त कर सके, उनके अहंकार, उनके गुरूर को तोड़ सके। ये जनता की चाहत के वजह से हुआ है और इसलिए जनता को जब तक कि पूर्णतः इन्हें सत्ता से बाहर न कर दे, संघर्ष करते रहना पड़ेगा। धन्यवाद।